हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ कोड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ बाउंड्री एंड बाउंड्री मार्क्स अंडर यूपी रेवेन्यू कोड 2006। आज इसके बारे में हम जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो आ जाता है कि ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि बाउंड्री होती क्या है। तो बाउंड्री जो है बेसिकली वो एक लिमिट ऑफ समथिंग डिस्क्राइब करती है, बताती है कि किस चीज़ की क्या लिमिट है जो कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से डिवाइड करती है। अब मान लो कि ये ए की बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक है और बी की बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक है। तो बाउंड्री ये बताती है कि किसी चीज़ की एक्सटेंट कहाँ, कौन सी चीज़ कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है। अब बाउंड्री बहुत सारी चीज़ों के रिस्पेक्ट में हो सकती है। किसी विलेज की बाउंड्री हो सकती है, किसी इंडिविजुअल लैंड की बाउंड्री हो सकती है, किसी पब्लिक लैंड की बाउंड्री हो सकती है। पब्लिक लैंड में मान लो ग्रेजिंग लैंड हो गया, क्रेमेटोरियन ग्राउंड हो गया या फिर बरियल ग्राउंड हो गया। एंड लैंड बिलोंगिंग टू इंस्टीट्यूशंस या फिर लोकल बॉडी। अब लोकल बॉडी मीन्स कि अब गांव के रिस्पेक्ट में है तो मान लो कि ग्राम पंचायत। तो जो बाउंड्रीज है वो बेसिकली हमें एक चीज़ की शुरुआत कहाँ से हो रही है और एक चीज़ ख़त्म कहाँ हो रही है उसकी स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट बताती है। दैट इज़ कॉल्ड बाउंड्री। अब इसके अंडर जो ये सेक्शन 20 है आज जो हम ये पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ फिक्सेशन। फिक्सेशन एंड डिमार्केशन दोनों ही सेक्शन 20 में आते हैं। तो फिक्सेशन बेसिकली है क्या कि दिस मीन्स डिसाइडिंग द एग्जैक्ट बॉर्डर, किसी चीज़ का एग्जैक्ट बॉर्डर और लिमिट जो है, चाहे वो एक गांव का हो चाहे किसी ज़मीन का हो, एज पर दी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड मैप। तो फिक्सेशन है क्या बेसिकली ये, जैसे आप ये समझ लो इज लाइक अ ड्राइंग ऑफ द ऑफिशियल लाइन ऑन द पेपर दैट शोज वेयर वन प्रॉपर्टी और वन विलेज एंड्स एंड नेक्स्ट बिगिंस। तो फिक्सेशन ये बताता है कि कोई भी जगह, कोई भी लैंड या फिर किसी विलेज की लैंड कहाँ शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है। अब ये जो फिक्सेशन है इसको हम कर कैसे सकते हैं, मतलब प्रोसेस क्या है इसका। तो फिक्सेशन का जो प्रोसेस है वो है कि आप एक तो एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हो, दूसरा सुओ मोटो के थ्रू भी फिक्सेशन किया जा सकता है। अब ऑन एप्लीकेशन कैसे होगा कि मान लो कोई लैंड ओनर है, किसी की ज़मीन है, एक्स की ज़मीन है, वो कह रहा है कि भाई मुझे ये जानना है कि मेरी ज़मीन कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है। और मान लो कि किसी का डिस्प्यूट चल रहा है, दो लोगों का, ए और बी के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। ए को नहीं पता कि भाई इसकी ज़मीन कहाँ स्टार्ट हो रही है कहाँ ख़त्म है, इस बी को नहीं पता कि मेरी ज़मीन कहाँ तक है। तो अगर कोई डिस्प्यूटेड ओनरशिप है उसके लिए भी फिक्सेशन का फिक्सेशन की हेल्प ली जा सकती है। नेक्स्ट आ जाता है सुओ मोटो। अब फिक्सेशन सुओ मोटो मीन्स ऑन इट्स ओन, अपने आप भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो हैं फिक्सेशन का जो प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकती हैं। अब ये जनरली कब होता है, ये जनरली पब्लिक पर्पस के लिए होता है या फिर जहाँ लार्ज स्केल सर्वे हो, ये केवल वहाँ अप्लाई हो सकता है। अब व्हाट इज़ डिमार्केशन, तो एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि ये भी सेक्शन 20 के अंदर ही आएगा। अब डिमार्केशन है क्या, तो डिमार्केशन बेसिकली है मार्किंग ऑफ फिजिकल बाउंड्री ऑफ अ स्पेसिफिक लैंड होल्डिंग। मीन्स किसी स्पेसिफिक इंसान की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर इंसान की बात कर रहे हैं। मान लो पूरे गांव में 50 लोग हैं, तो 50 में से मान लो किसी एक ने अप्लाई किया तो हम उसी की बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन ऑफिशियल लैंड रिकॉर्ड्स। तो व्हाट इज डिमार्केशन, मार्किंग ऑफ फिजिकल बाउंड्रीज ऑफ स्पेसिफिक लैंड होल्डिंग बेस्ड ऑन ऑफिशियल लैंड रिकॉर्ड्स। अब इसे हम करते क्यों हैं, टू डिफाइन द एग्जैक्ट एक्सटेंट एंड लिमिट ऑफ ओनरशिप या पोजेशन। अब ये हम डिमार्केशन का यूज़ किस लिए करते हैं, ताकि हम एक एग्जैक्ट एक्सटेंट बता सकें कि किसी की ज़मीन कहाँ तक है या कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पर ख़त्म हो रही है। अब इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहला है कि प्रिवेंट लैंड डिस्प्यूट। तो डिमार्केशन का सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि लैंड डिस्प्यूट से बचाना या बचना।
एंड नेक्स्ट है कि लीगल क्लैरिटी जो है रिगार्डिंग लैंड, ये पता चलता है किसी एक्स पर्सन को कि उसकी ज़मीन कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पर ख़त्म हो रही है। एंड हेल्प्स इन लैंड सेल, इनहेरिटेंस एंड म्यूटेशन। अब अगर किसी को पता है कि उसकी बाउंड्री कहाँ है, कहाँ से शुरू है और कहाँ पर ख़त्म है, तो वो आराम से अपनी ज़मीन को जब चाहे तब बेच भी सकता है या इनहेरिट कर सकता है। मान लो कि एक्स फादर है, तो उसकी डेथ के बाद वाई को ये पता चलेगा कि उसकी ज़मीन कहाँ तक है, उसकी बाउंड्री कहाँ तक है। एंड म्यूटेशन में भी डिमार्केशन का यूज़ होता है या उसके लिए भी ये काम आता है। म्यूटेशन क्या है कि जब आप एक ओनरशिप जो है, जब एक ओनरशिप एक पर्सन से ए पर्सन से बी पर्सन में ट्रांसफ़र होती है, मान लो जब हम सेल करते हैं कि राम ने श्याम को ज़मीन बेची, तो जब ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ओनरशिप जाएगी तो वो म्यूटेशन प्रोसेस के थ्रू जाएगी। नेक्स्ट है सेटल केसेस ऑफ ओवरलैपिंग एंड एनक्रोचमेंट। ओवरलैपिंग को इसे डायग्राम से समझ सकते हैं। मान लो ये ए की ज़मीन है और ये बी की ज़मीन है, तो ये जो ओवरलैपिंग का इशू है वो भी इससे पता चल जाएगा। कैसे? कि जब वहाँ पे बाउंड्री मार्क्स लगे होंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। एनक्रोचमेंट, मान लो कोई ज़बरदस्ती किसी की ज़मीन में ज़बरदस्ती इंटरफेयर कर रहा है, तो उस चीज़ से भी हम बच सकते हैं। अब डिमार्केशन ऑफ जो होल्डिंग्स हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा ऐसा हमारा रेवेन्यू ऑफिसर है जो रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है तहसीलदार। तहसीलदार इज़ द प्राइमरी ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल एंड कैन एक्ट ऑन एन एप्लीकेशन बाय लैंड ओनर। मीन्स कोई भी जो पर्सन है जिसकी उसकी ज़मीन है उसकी एप्लीकेशन पे ये एक्ट कर सकता है, या फिर कलेक्टर का ऑर्डर हो तो उसके हिसाब से भी वो जो हमारा तहसीलदार है वो एक्ट कर सकता है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि प्रोसीजर क्या है। मान लो डिमार्केशन के लिए हमने एप्लीकेशन तो डाल दी, किसको? तहसीलदार को। तो अब प्रोसीजर क्या है, उसके बाद क्या होगा? तो जैसे हम एक कोई भी एप्लीकेशन तहसीलदार के पास पहुंचाएंगे, तो तहसीलदार उसके बाद क्या करेगा कि उसका एक नोटिस बना के नेबर्स को देगा। नेबर्स मतलब मान लो आपकी ज़मीन यहाँ पर है और नेबर की ज़मीन यहाँ पर है, फिर इधर ज़मीन है, तो नेबर्स को वो नोटिस देगा कि भाई अब डिमार्केशन और फिक्सेशन का काम होने वाला है, तो उनका उसको नोटिस दे देगा। उसके बाद एक नेक्स्ट प्रोसीजर है इंस्पेक्शन। अब इंस्पेक्शन जो है, तो जो हमारा ग्राउंड लेवल पे जो एक रेवेन्यू ऑफिसर काम करता है वो है लेखपाल। लेखपाल इंस्पेक्शन का काम करेगा। अब लेखपाल इंस्पेक्शन का जब काम करेगा तो कौन सी डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करेगा, कौन से रिकॉर्ड्स का यूज़ करेगा? वो यूज़ करेगा खसरा और खतौनी का। खसरा क्या होता है? बेसिकली ये फील्ड मैप होता है, एक बड़ा सा मैप होता है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों के जगहों का एक डायग्राम टाइप बना होता है, एक मैप टाइप बना होता है, जिसके अंदर एक खतौनी होती। मीन्स ये ओनरशिप है कि किसकी ओनरशिप कहाँ पर है, राम की ज़मीन कहाँ पर है, श्याम की ज़मीन कहाँ पर है, उसका खतौनी के थ्रू पता चल जाता है। उसके बाद मेज़रमेंट होगा कि नापेंगे यूजिंग चेन्स। चेन्स का इस्तेमाल करके, वो एक होता है विलेज टर्म्स में, उसका इस्तेमाल करके वो नपाई करेंगे। उससे ये पता चल जाएगा किसकी ज़मीन कहाँ से शुरू है और कहाँ पे ख़त्म है। नेक्स्ट आ जाता है इंस्टॉलेशन ऑफ मार्क्स। अब जब मेज़रमेंट कर लेंगे तो उसके बाद मार्क्स को इंस्टॉल करेंगे। मींस मार्क्स कौन से किस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं? स्टोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या पिलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे ही ये सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट जो है वो चली जाएगी किसके पास? तहसीलदार के पास। कौन दे रहा है रिपोर्ट? तो रिपोर्ट दे रहा है हमारा लेखपाल। तो लेखपाल जो है, हमारा जो ऑफिसर है, वो अपनी रिपोर्ट जो है लेखपाल के पास सबमिट कर देगा। और लेखपाल फिर क्या करेगा कि अगर सब कुछ ठीक है, एज पर लॉ है, तो तहसीलदार एक फॉर्मल ऑर्डर पास करेगा ऑफ डिमार्केशन। उसके बाद सारी चीज़ें ऑफिशियली ठीक हो जाएंगी।
एंड नेक्स्ट आ जाता है कि मान लो कि अब बाउंड्री मार्क्स सबने लगा दिए, तो अब आ जाती है बातचीत सेक्शन 21 की। 21 हमें क्या बताता है? तो 21 बताता है कि रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ बाउंड्री मार्क्स। अब रिपेयर एंड रिन्यूअल की क्या ज़रूरत है? तो क्या होता है कभी कभार कि जो हमारे बाउंड्री मार्क्स होते हैं, ये मार्क्स जो है बाउंड्री मार्क्स की बात कर रहे हैं हम, तो कभी कभार हमारे बाउंड्री मार्क्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू वेदर, ड्यू टू किसी एनिमल, कोई जानवर जा रहा है उसने उसको धक्का मार दिया या फिर उससे लग गई, या कोई मशीन है, मान लो कोई ट्रैक्टर जा रहा है वहाँ से, कोई गाड़ी जा रही है जिसकी वजह से लग गया और जो बाउंड्री मार्क है वो डैमेज हो गया, या फिर बाउंड्री मार्क्स डिस्ट्रॉय हो जाए, मान लो किसी ने जानबूझ के कर दिया इंटेंशनली, या किसी से गलती से हो गया, तो भी उसकी रिपेयर की ज़रूरत पड़ेगी या रिन्यूअल की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर डिस्प्लेस हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी ने डेलिबरेटली कर दिया, जानबूझ के कर दिया, तो अब वो बाउंड्री मार्क जो है एक यहाँ पर थे बट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए, अब बाउंड्री मार्क्स को वापस तो यहाँ लगाना ही पड़ेगा, तो उस केस में हमें रिपेयर एंड रिन्यूअल की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें ये पॉइंट बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको याद रखेंगे कि हम ये करते क्यों हैं। अगर कोई भी मार्क्स जो है, बाउंड्री मार्क्स जो है वो डैमेज हो जाता है ड्यू टू एनी रीज़न, तो होता क्या है कि उनका मेंटेनेंस इज़ एसेंशियल टू अवॉइड लैंड डिस्प्यूट। अब लैंड डिस्प्यूट से बचना है तो भाई जो बाउंड्री मार्क्स हैं उनको उनकी सही जगह पर होना ही चाहिए। एवरी लैंड ओनर is responsible for maintenance, repair and renewal of boundary marks standing on his ground। अब जितने भी लैंड ओनर हैं, अगर उनकी ज़मीन पे कोई बाउंड्री मार्क्स लगे हुए हैं तो उसकी रिपेयर के लिए, उसके रिन्यूअल के लिए वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो इफ़ ही फेल्स टू डू सो, तो क्या होता है, तहसीलदार उस काम को करवा सकता है और जो भी खर्चा आएगा वो एज ए एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू उस पर्सन से, उस लैंड ओनर से वसूल लेगा। अब प्रोसीजर क्या है कि भाई कोई बाउंड्री मार्क्स जो हैं वो डैमेज हैं या डिस्ट्रॉय हो गए, तो उनको पता कैसे चलेगा, क्योंकि वो तो अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं। तो प्रोसीजर ये है कि मान लो किसी की ऑब्जर्वेशन में आ जाती है या कोई कंप्लेंट कर देता है, मान लो आपका पड़ोसी ही कंप्लेंट कर देता है कि भाई बाउंड्री मार्क्स तो डिस्ट्रॉय हो गए, इसको रिपेयर करवाओ, या लेखपाल को पता चलता है ड्यूरिंग एनी इंस्पेक्शन कि भाई यहाँ तो रिपेयर की ज़रूरत है या रिन्यूअल की ज़रूरत है, तो वो भी उसकी सूचना तहसीलदार को दे सकता है। नोटिस टू लैंड ओनर, नेक्स्ट प्रोसेस में तहसीलदार को जब जैसे ही ये नोटिस, ये जानकारी पता चलती है कि कोई बाउंड्री मार्क्स ख़राब हो गया है, तो वो एक नोटिस दे सकता है लैंड ओनर को, भाई इसको जल्दी से जल्दी एक गिवन टाइम पीरियड में आप इसको रिपेयर या रिन्यूअल करवाइए। अब अगर कोई नॉन कंप्लायंस होता है, कोई उसको नहीं कर पाता है, तो क्या होगा, गवर्नमेंट उसको रिपेयर करवाएगी। मीन्स आपके ये जो तहसीलदार है वो उस काम को करवा सकता है और जो भी खर्चा आएगा वो उसकी रिकवरी कर सकता है उस ओनर से। अब अगर कोई लैंड ओनर जो है वो जानबूझकर उस बाउंड्री मार्क्स को तोड़ता है या उसको डिस्ट्रॉय करता है या फिर उसको डैमेज करता है, तो क्या होगा, सेक्शन 227 ऑफ जो हमारा रेवेन्यू कोड है वो अप्लाई होगा। और वो क्या कहता है कि भाई आपको 1000 रुपये तक का फाइन देना पड़ सकता है, प्लस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है अंडर सेक्शन 434 ऑफ आईपीसी, जिसके अंडर आपको जेल भी या फाइन भी देना पड़ सकता है या दोनों हो सकता है। तो ये थे हमारे आज के जो हमने 2 सेक्शंस डिस्कस किए, सेक्शन 20 और 21। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद एवरीवन।